अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद से मौसूला इत्तलात के मुताबिक तरमीम का मामला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अब वो जो कहते थे कि आर या पार, अब वो आर या पार होने को ही है। एक दिन लगे, 2 दिन लगें या कम अज़ कम ये मामला अब तय हो जाना है। लेकिन आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि आइनी तरमीम में इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और हमारे नंबर्स भी पूरे हैं, बस फूंक मारने की देर है। अब ये फूंक मारने की देर क्या है, इस पे बात करने से पहले आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं, क्योंकि आप भी गुज़श्ता चंद दिनों से ये तरमीम हो रही है, नहीं हो रही, बंदे उठा लिए गए, तोड़ लिए गए, पूरे हैं, नहीं पूरे, किसको डराया जा रहा है, किसको धमकाया जा रहा है, ये इतनी बहस में और उसमें आप भी उकता चुके होंगे ये सुन सुन के। तो बेहतर है कि ज़रा लाइट मूड में इसका आगाज़ करें। लतीफ़ा कुछ यूँ है कि कोई साहब थे, उनकी भैंस बीमार हो गई और वो गए किसी सियाने के पास, हकीम, डॉक्टर या वेटरनेरियन कोई भी होगा, उसके पास गए दवाई लेने और उन्होंने दवाई दी और एक सफ़ूफ था, पाउडर था वो, कि ये पाउडर है और जाके भैंस को दे दो और वो ठीक हो जाएगी। अब उसने तरीका पूछा जिसकी भैंस बीमार थी कि दवा देनी किस तरह है। उन्होंने कहा तुमने कोई नल्ला, उसको कहते थे जिससे मवेशियों को दवा देते थे, नल्ला ले लो या आप पाइप समझ लें, तुमने भैंस के मुँह के अंदर ये पाइप रखना है, पाइप के अंदर आपने ये सफूफ रखना है और पीछे से फूंक मार देनी है। अब इरफान सिद्दीकी साहब की फूंक आपके जहन में होनी चाहिए। तो उसने ऐसा ही किया, जाके भैंस के मुंह में उसने पाइप रखा, अंदर सफूफ रखा और अभी वो कुछ करने ही वाला था हकीम साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। तो थोड़ी देर बाद वो वापस हकीम साहब के पास ही पहुंचा और मुंह पे अपने पे उसका सफूफ ही सफूफ था। तो उसने पूछा हकीम साहब ने कि क्या हुआ। उसने कहा हकीम साहब, जिस तरह आपने कहा था मैंने ऐसे ही पाइप के अंदर सफूफ रखा था, भैंस के मुँह में पाइप रखा, लेकिन इससे पहले कि मैं फूंक मारता भैंस ने फूंक मार दी, तो अब ये मेरा हाल हो गया। तो ये इरफान सिद्दीकी साहब की फूंक का हाल भी यही हुआ है कि अभी इन्होंने पूरी तैयारी की थी, बंदे उठा लिए, हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जिसका काम तो हमारे बॉर्डर की हिफाजत करना था या बैरूनी दुनिया से हमें जो ख़तरात होने थे उन पर नज़र रखनी थी, लेकिन वो गुज़श्ता कुछ अरसे से बैरूनी दुनिया से बेफ़िक्र हो चुके हैं और अब उन्हें फ़िक्र लाहक है हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरियों की कि कहीं इन्हें जमहूरी और बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादियाँ ना मिल जाएँ। वो उन्हें गसब करने पे तुले बैठे हैं और उनके साथ हमारी ये मैंडेट चोर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और फिर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर राय सिकंदर सुल्तान साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा साहब, ये सारे वो लोग, ये सारे वो इदारे जिन्हें पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी चाहिए थी, ये सारे आप लोगों के हकूक़ गसब करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो काजी साहब ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने प्लान बनाया था कि वहाँ से हम सीटें, मखसूस नशिस्तें जो डी नोटिफाई सुप्रीम कोर्ट ने की थी वो वापस लेके और आनन फानन हम सेनेट और कौमी असम्बली से बिल पास करा लेंगे, वो तरमीम पास करा लेंगे जो सारी पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी आज़ादियों के ख़िलाफ़ हैं। और फिर उनका निशाना पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान है, उसे वो फांसी के फंदे तक ले जाना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आइंदा से पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर अमल दखल सिर्फ हमारे पिंडी वालों का हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हो और हुकूमतें और अदालतें उनके सामने हाथ बांधे खड़ी हों। ये शैतानी तरमीम थी जिसके लिए इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि नंबर्स भी पूरे हैं और तरमीम पर इत्तफाक़ राय भी हो गया, बस फूंक मारने की देर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फूंक मार दी है और अब मुस्लिम लीग नून वाले मुँह छुपाते फिरते हैं उस बंदे की तरह जिसकी भैंस बीमार थी और भैंस ने पहले फूंक मार दी। अब ये सुप्रीम कोर्ट वाली भैंस नहीं, सिर्फ 8 जजेस का फैसला नहीं, बल्कि वहाँ की इतलात ये हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेज़ हैं, 2 एडहॉक जजेज़ हैं। 19 में से 8 ने तो फैसला लिखा, लेकिन उन 8 के साथ मज़ीद 6 जजेज़ उनके साथ हैं। 14 जजेज़ एक साइड पे हैं और बाकी 5 जजेज़ एक साइड पे हैं। उन 5 में से भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस मंदू-खेल हैं। बाकी 2 जो जजेज़ हैं 5 में से वो एडहॉक हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस आलम मियाँ खेल। अब काजी साहब के पास अमली तौर पर देखा जाए तो जस्टिस मंदू खेल भी मशरूत हैं कि अगर तो उनका कोई चांस बने और काजी साहब वापस आ जाएं या जस्टिस अमीनुद्दीन को रिजेक्ट किया जाए तो फिर मेरा नंबर लग जाए। जस्टिस मंदू खेल सिर्फ इस बुनियाद पे उनके साथ हैं, अदरवाइज़ वो भी साथ नहीं है। दिलो जान से सिर्फ एक बंदा है जस्टिस अमीनुद्दीन जो काजी फ़ायज़ ईसा के साथ हैं, इसलिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं काजी फ़ायज़ ईसा नहीं तो जस्टिस अमीनुद्दीन बन जाए आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस। तो वहाँ मामला आती हैं, जबकि दूसरी तरफ 14 जजेस एक साथ हैं और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ, जिनका हक बनता है कि उनका फौरी तौर पर नोटिफिकेशन किया जाए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए। 25 को जब काजी साहब रिटायर हों तो 26 से वो आ जाएँ। लेकिन देखें आज जो फूंक मारी है शाह साहब ने, क्योंकि वो सिर्फ आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि वो शाह जी भी हैं, तो शाह जी की फूंक तो फिर दूर तक जाएगी।
अब हुकूमत सर जोड़े बैठी है कि इस फूंक का क्या करें, इन्होंने तो हमारा हुलिया ही बिगाड़ के रख दिया है। और फिर आपने देखा कि कल से जो हुकूमती हक में बोलने वाले मादूद चंद सहाफ़ी थे, अब उनको भी समझ नहीं आ रही कि डिफेंड किस तरह करें। और इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है, इलेक्शन कमीशन की उठक बैठक जारी है, लेकिन अब उस उठक बैठक का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद, जो बज़ाहिर इस हुकूमत के PDM-1 एंड PDM-2 के बेनिफिशरी हैं और रहे हैं। आपको याद होगा जब PDM-1 की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो दरमियान में जो केयर टेकर सेटअप आया था पंजाब में, कमर दिलशाद केयर टेकर मिनिस्टर थे, वो मुकम्मल तौर पर इस PDM-1 एंड 2 के साथ हैं। लेकिन आज उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आ जाने के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो नहीं कर सकता जो वो करने का सोच रहा था। अब इस सारी सूरत हाल में काजी फायज़ ईसा साहब को ये तो मालूम हो गया है कि उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया है और अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन क्या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वालों में काजी साहब अकेले ही हैं? काजी साहब अब जाते जाते क्या करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं। तो देखना यह है कि क्या काजी फायज़ ईसा साहब की तरह इस्लामाबाद में चंद और शख्सियात भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होना चाहती हैं या नहीं। उनमें एक हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, दूसरे हैं अख्तर मैंगल साहब और तीसरे हैं अमल वली खान। इन तीनों को भी फैसला करना होगा कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली से पहले ये सेनेट में पेश करना चाहते हैं। अगर सेनेट में अप्रूव हो गई तो फिर वो कौमी असम्बली में जाएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली में काफ़ी मार धाड़ है और कौमी असम्बली में 63A के तहत जो लोग मुख्तलिफ़ पार्टियों के, दूसरी पार्टियों के इन्होंने उठाए हुए हैं। और सेनेट में जहाँ तक नंबर्स की बात है, सेनेट में हुकूमत के पास हैं 59, इन्हें चाहिए 64। 59 में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते, मतलब एक और कम हो गया, 58 रह गए। अब 58 में से 6 कम थे और 6 इन्होंने प्लान क्या किया हुआ था कि पूरे किस तरह करने हैं। 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर इन्होंने उठाए हुए थे, तोड़े हुए हैं। 2 इन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के बंदे उठा लिए हैं, तोड़ लिए हैं। और 2 इन्हें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मैंगल ग्रुप के उन्होंने उठा लिए थे, तोड़ लिए थे। क्या वो 6 के 6 ये पेश कर सकेंगे? गुज़श्ता रोज़ इन्होंने सेनेट में पूरा प्लान बनाया, इजलास बुलाया, सेनेट में जैमर्स लगा दिए गए, सेनेट वालों का अपना इंटरनेट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा था। और वो जो बंदे इन्होंने उठाए हुए थे वो इन्होंने सेनेट में लेके आने थे और उनसे वहाँ से उनके वोट लेना था उनसे और फिर उन्हें गायब कर देना था। ये सब कुछ हो चुका था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई और इधर से इन्हें अफरा तफरी हुई और इन्हें पता चला कि वो बंदे पूरे हम नहीं ला पा रहे, तो फिर इजलास लंबा किया गया, फिर मुलतवी कर दिया गया। अब ये कल पे इजलास 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। उन 2 के जो उठाने वाला मामला था, अख्तर मैंगल को पता चला तो वो फ़ौरन दुबई से टिकट लेके वो अब इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। वो जब वहाँ पहुंच जाएंगे तो उनके दोनों सेनेटर्स इस्तीफ़े उनके सामने रख देंगे। अख्तर मैंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कौमी असम्बली का उनका इस्तीफ़ा और दोनों सेनेटर्स के इस्तीफ़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर देंगे और बताएंगे कि इनके लोगों को किस तरह उठाया गया, क्या धौंस धांधली, क्या कुछ किया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर प्यूनी जज जो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको भी बताएंगे कि ये हमारे साथ हुआ है। तो ये 2 वोट तो इनके हाथ लगने वाले नहीं। फिर पीछे 2 मौलाना फजल रहमान साहब के रह गए। मौलाना साहब इससे पहले कह चुके हैं कि अगर आप हमारे साथ बदमाशी करेंगे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे। मौलाना साहब भी अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अख्तर मैंगल के साथ खड़े हो गए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर अली खान, वो पहले ही बता रहे हैं, वो भी अगर साथ खड़े हो गए तो ये 6 वाला मनसूबा भी इनका कामयाब नहीं होना। इसके बावजूद क्या करेंगे, एक और सूरत यह है कि अगर ये सेनेट में ले भी गए उन्हें, तो इन्हें खदशा है कि सेनेट में जब वो लोग जाएंगे तो वो अचानक वहाँ उनमें से कोई एक भी अगर नारा हक बुलंद करके अपोजिशन वाले बेंचेस पे जाकर बैठ गया और उसने बता दिया कि ये मेरे साथ हो रहा है, बेशक चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी उस सेनेटर का माइक बंद रखें, इसके बावजूद जो सेनेट पे एक दफ़ा बात हो जाती है उसे आप हज़फ भी कर दें अगर रिकॉर्ड से, फिर भी वो रिकॉर्ड पे रहती है। अगर एक सेनेटर ने ऐसा किया तो बाकी 6 के 6 भी आप देखिएगा फ़ौरन अपोजिशन बेंचेस में चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी बंदा अपने माथे पर ये दाग नहीं लगवाना चाहता। इस माहौल में जब लोग इतने सियासी तौर पर बाशऊर हो चुके हैं कि उन्हें एक एक चीज़ का अंदाज़ा है और फिर लोग घरों तक जाते हैं, आपके बच्चों तक, फैमिली तक जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपके चचा ने, आपके मामू ने, आपके भाई ने, आपके अब्बा ने, आपकी अम्मा ने ये किया था, दगा किया था अपनी पार्टी के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं नज़र आ रहा हुकूमत को। इसके बावजूद ये आखिर तक कोशिश करेंगे, इनकी कोशिशें ख़त्म नहीं हुई। और फिर गवर्नमेंट के अपने सेनेटर कामल अली आगा जो मुस्लिम लीग काफ के हैं वो, और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर सादिया अब्बासी, उनका भी कुछ पता नहीं अभी तक कि वो आखिर तक क्या करें। इसलिए नंबर इनके सेनेट में डामाडोल हैं और कौमी असम्बली तो अलग एक कहानी है, अभी उस तक बात जा नहीं रही, उसके बाद में बात करेंगे। खसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने वाले 8 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फूंक मारी है सुप्रीम कोर्ट से, वो फूंक इतनी बाअसर है कि उसने इनके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। और उसमें काजी साहब ने 2 सफ़ात की वजाहत है, और ये वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद मांगी हुई थी। इलेक्शन कमीशन वाले जो सोच में पड़े हुए थे वो इसलिए पड़े हुए थे कि इन्होंने एक वजाहत नहीं मांगी, इन्होंने 3 लेटर लिखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से,
और उस पर जवाब देना सुप्रीम कोर्ट का बनता था। जब सुप्रीम कोर्ट को ये इत्तला मिली कि ये करने लगे हैं तो फौरी तौर पर उन जजेस ने ये कर दिया। और अब इस दफ़ा, क्योंकि काजी साहब ने पिछली दफ़ा एतराज़ किया था, इस दफ़ा उन्होंने अपनी वजाहत में ये लिख दिया है कि हमने अपने चैम्बर्स में कराची और इस्लामाबाद में समाअत की है इस मामले की। काजी साहब ने इन्हें बड़ी प्लानिंग से कुछ जजेस को कराची भेज दिया था और कुछ को इस्लामाबाद रखा था। तो अब अपनी अपनी जगह पे उन्होंने कहा कि हमने चैम्बर्स में बैठ के ये समाअत की ताकि काजी साहब का ये एतराज़ भी ना रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 189 को देख लें अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहते, क्योंकि आर्टिकल 189 पाबंद करता है पाकिस्तान भर के लोगों को, इदारों को और हुकूमतों को कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करें बयान जैसे कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहे। और उन्होंने साथ ये भी कर दी कि इलेक्शन एक्ट में जितनी भी हुकूमत तरमीम कर ले, जितनी भी उसमें अमेंडमेंट कर ले, वो आगे लागू होती है जब वो अमेंडमेंट हो जाती है, उससे पीछे वो लागू नहीं होती। और ये फैसला उस इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट से पहले का है, इसलिए उस पर तो आपने अमल दरामद करना ही करना है। तो अब हुकूमत बड़ी बुरी तरह फंसी हुई है। इसके बावजूद हुकूमत पीछे नहीं हट रही, क्योंकि सिवाय शर्मिंदगी के, हाँ एक सूरत हो सकती है कि अगर शहबाज शरीफ साहब आज इस्तीफ़ा दे दें और या किसी और को कहें कि जिस पर अक्सरियत को साबित कर सकता है तो वो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभाल ले, मे भी बिलावल की तरफ उनका इशारा हो, मेरी तो बस है, मैं तो ये नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये पिंडी वाले उन्हें करने देंगे? मेरे ख्याल में ये भी नहीं करने देंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की हालत ये है कि वो इस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं, कंबल उनकी जान नहीं छोड़ रहा। और जहाँ तक बात है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, मैं पहले भी इसको जिक्र कर चुका हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जाने वाले नहीं। हाँ, जो काजी साहब ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं उनका अजाला वो ज़रूर करेंगे, लेकिन कोई ये समझे कि वो आते ही जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे 26 से और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत समझदार आदमी है, वो बेसिकली रिफॉर्मर है। वो पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम को बहुत उसमें इस्लाहत करना चाहते हैं, बेहतरी करना चाहते हैं और वो कर सकते हैं और करेंगे भी। लेकिन उनके तमाम फैसले ना पीटीआई के हक़ में होंगे, ना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में होंगे, ना मिलिट्री वालों के हक़ में होंगे, ना उनके खिलाफ होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब देखभाल के फैसले करेंगे और उनका एक ही नुकता होगा कि मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसले करूँगा। और जजेस को भी यही कहेंगे कि आप आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, इस बात की परवाह ना करें कि कौन सा फैसला किसके हक़ में जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है, और होना भी यही चाहिए। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो पीटीआई के लिए सब हरा हरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अब आखिर में मैं पाकिस्तान की नंबर सहाफ़ी और वीलागर समीना पाशा से इज़हार यकजहती करते हुए मैं मज़म्मत करूँगा GNN वालों ने जो किया कि गुज़श्ता रोज़ उन्हें मुलाज़मत से निकाल दिया सिर्फ़ इसलिए कि वो हक़ सच की बात करती हैं, उनकी बात हुक्मरानों को नागवार गुजरती है। और ये समीना पाशा कोई पहली कैजुअल्टी नहीं है, इससे पहले हारून रशीद साहब मुलाज़मत से हाथ धो बैठे हैं। इमरान रियाज़ खान, साबिर शाकर, समी इब्राहिम, वजाद सईद खान, मुईद पिरज़ादा, सदीक जान, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इमरान खान के मौक़िफ़ को सही समझा, दुरुस्त समझा और खुलकर उस पर बात की, और इन्होंने अपने अपने इदारों से मुलाज़मतें खो दी। तो क्या वो भूखे मर गए हैं? क्या अल्लाह ताला ने उनके लिए कोई और रिज़्क़ का इंतज़ाम नहीं किया? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब अल्लाह ने वादा किया हुआ है रिज़्क़ देने का तो फिर रिज़्क़ तो उसी के ज़िम्मे है। इसलिए समीना पाशा, आप भी अपना काम जारी रखें। आपके हस्बैंड नाइस आदमी हैं, हमारे साथ उन्होंने एक्सप्रेस में काम किया हुआ है। आप दोनों के लिए दुआएं, कीप इट अप, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और औरिया मकबूल जान साहब के लिए दोबारा एक दफ़ा हम हुकूमती इदारों से और स्पेशली पिंडी वालों से जिन्होंने उन्हें ज़ेर हिरासत रखा हुआ है, उनसे दरख्वास्त है कि औरिया मकबूल जान साहब को रिहा कर दिया जाए। उनका कोई कसूर नहीं है, अगर कसूर है तो अदालत में आके बताया जाए और उनको उसके मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। पाकिस्तान भर के सहाफ़ी और पाकिस्तान के अवाम ये जानते हैं कि औरिया मकबूल जान सिर्फ हक़ सच की बात कर रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, अलबत्ता वो डर नहीं रहे थे, ना पिंडी वालों से, ना वर्दी वालों से, ना हुकूमत से, और शायद यही उनका कसूर है। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, बहुत जल्द एक और विला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरद नुमा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफ़िज़।